हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे के अन्य परीक्षाओं में पूछे गए विगत वर्षों में प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ये प्रश्न रेलवे एग्ज़ाम के अलावा अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़ें। आइए शुरू कर लेते हैं। कल हमने 30 क्वेश्चनों तक डिस्कस किया था। आज हम 31वें क्वेश्चन से आगे 30 सवाल डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल आज का 31 नंबर है। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद, सोशलिज्म और धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। प्रस्तावना में उपयोग किए गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो प्रस्तावना में प्रयोग किए गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। ये मूल संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द अंकित नहीं थे, तो ये दोनों शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। अगले सवाल पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना में विचार, विश्वास, धर्म और व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसका भी उत्तर सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 34वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो इसका सभी उत्तर हो जाएगा टी, फेडरलिज्म मतलब संघवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। इसका उत्तर हो जाएगा डी। जबकि भारत को अनुच्छेद 1 के तहत राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान में कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 35 नंबर सवाल है, प्रस्तावना की वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो प्रस्तावना में वर्णित वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब ही है कि प्रजातंत्र में अपने शासक का चुनाव लोग अपने मत के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावना में वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है प्रजातंत्र। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा इसका उत्तर। 36 नंबर सवाल पे जाते हैं। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो संविधान के उद्देशिका में कौन कौन से शब्द हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सही, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को वर्णित किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका उत्तर। 37 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा को कहाँ से लिया है? तो भारत ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा को कहाँ से लिया है? इसका सवाल पूछने का मतलब है कि भारत ने संघीय पद्धति को किस देश से अपनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, कनाडा। कनाडा देश से भारत ने संघीय पद्धति को अपनाया है। 38 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से न्यायिक पुनर्वीक्षा का
मूल अधिकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, ये सभी तीनों तत्व यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। न्यायिक पुनर्विवेचना, मूल अधिकार, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, ये सभी भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो उत्तर अगले सवाल पे आ जाते हैं। 39 नंबर सवाल क्या कहता है, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका उत्तर। 40 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950। 1950 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन किया गया, 1950 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 41 नंबर सवाल है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861। भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं एक लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रयास प्रथम बार किया गया। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 42 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट, इनमें से कौन सा एक्ट भारत के समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, जो कि सबसे कम समय तक भारतीय शासन के प्रभाव में रहा, क्योंकि यह जल्दी समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 43वां सवाल क्या कहता है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है? तो विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 44वां नंबर सवाल क्या कहता है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे? तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने भारत संविधान के प्रारूप तैयार किया, वे क्या थे? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित सदस्य थे, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य जो थे विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित सदस्य थे, जो कि भारत के संविधान के प्रारूप तैयार किया उन्होंने। इसका सही उत्तर सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 45 नंबर सवाल है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इनमें से कौन से जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 46 नंबर सवाल है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ऑप्शन ए उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर। देखिए ये सवाल RRB भुवनेश्वर, RRB कोलकाता, RRB चंडीगढ़, RRB कोलकाता, तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितने ही RRB रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले सवाल पे आ जाते हैं।
48 सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 49 नंबर सवाल है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उससे पहले 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अब ये सवाल जो हैं, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज। अभी जो पिछले सवाल थे वो संविधान सभा और संविधान के निर्माण से संबंधित थे। अब अगले सवाल है नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और पंचायती राज से, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। तो पहला सवाल क्या कहता है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता निम्नलिखित किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता जन्म से भी प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम से भी प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से भी प्राप्त की जा सकती है। तो इन सभी तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। उपरोक्त सभी प्रकार से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए इसमें। तो एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो ए उत्तर सही हो जाएगा, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, ये तो सही होता है। मतलब एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 3 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान आरआरबी बेंगलोर गुड्स कार्ड में पूछा गया है। भारत का संविधान क्या है? भारत के संविधान हमें क्या प्रदान करता है? तो भारत के संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका एक उत्तर सही हो जाएगा। भारत के संविधान में हम एकल नागरिकता प्रदान करता है क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार हम भारत के ही नागरिक हैं, ना कि किसी स्टेट के। इसका सही उत्तर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है, उत्तर सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाते हैं, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? अगर कोई नया व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले कितने वर्षों तक भारत देश में रहना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। नए नागरिकता बिल के तहत इसको शायद 7 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन पुराने के हिसाब से देखें तो 5 वर्ष ही है। तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा 5 वर्ष। तो भारतीय नागरिकता का आवेदन करने के लिए किसी भी बाहरी आदमी को 5 वर्ष तक रहना भारत में अनिवार्य है, उसके बाद ही वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। पाँचवें नंबर सवाल क्या कहता है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो भारत में जो नागरिकता प्राप्त करने के नियम कौन बनाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के नियम कानून राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले सवाल पे आ जाते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते हैं? फिर से पढ़ लेते हैं, सवाल थोड़ा सा बड़ा है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मिनर्वा मिल्स केस। इसका कहने का मतलब ये है कि वे सभी मामले जो निर्देशक सिद्धांतों को, मौलिक अधिकार को ऊपर रखते हैं, उनको सभी को भारतीय संविधान ने निरस्त कर दिया। भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूलभूत अधिकारों के ऊपर रखते हैं उनको निरस्त कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय में मिनर्वा मिल्स केस में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले सवाल पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 8वां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है?
तो देखिए पिछले सवाल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, जबकि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। तो जो दोनों सवाल में अंतर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जबकि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है खाली पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान द्वारा जो मूलभूत अधिकार मौलिक अधिकार दिए गए उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो मूलभूत अधिकार हमारे संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए दिए गए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार मूलभूत अधिकार है, शोषण का विरुद्ध अधिकार ये भी मूलभूत अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मूलभूत अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे वीडियो के कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।